चलिए, तो ये सवाल है आपका। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो ब्लॉक्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब ये फिसल नहीं रहे हैं एफ फोर्स लगाने की वजह से, और ये सरफेस रफ है। तो कुल मिला के ये ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में है। आपको बस एफबीडी ड्रॉ करना है, M2 का एफबीडी और M1 का एफबीडी, किस पे कौन कौन से फोर्स किधर किधर लग रहे हैं, बस। अच्छा, दो चीजें और बता दूं कि ब्लॉक 1 पर अगर फ्रिक्शन FR1 है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ब्लॉक 1 पर। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, तो ब्लॉक 1 पर फ्रिक्शन कितना लगेगा एंड ब्लॉक 2 पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। चलिए करिए, चलिए मैं करता हूँ इसको। तो हमें एफबीडी बनाना है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं कि भैया ये तो रहा M2 और ये रहा M1। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, चल कोई नहीं रहा है। तो अगर हम M1 की बात करें तो M1 में नीचे लग रहा है M1 जी, और ऊपर इसको बचाने के लिए कितना लग रहा होगा FR1 लग रहा होगा। अब जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन है, तो ये FR1 M2 में नीचे भी लग रहा होगा, और M2 में नीचे क्या लग रहा होगा, M2G लग रहा होगा, और M2G फिसल नहीं रहा है इसलिए ऊपर इसमें फ्रिक्शन लग रहा है इसका FR2। बस आप फोर्स बैलेंस करा दो क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है इक्विलिब्रियम में। तो जब आप फर्स्ट वाले ब्लॉक पे इक्वेशन बैलेंस कराओगे तो क्या आ जाएगा, FR1 बराबर M1G, और दूसरे वाले पे जब कराओगे तो क्या आ जाएगा, FR2 बराबर FR1 प्लस M2G, और FR1 यहां से डाल दो M1G प्लस M2G, ये आ गया FR2। कितना सिंपल है देखो। तो ये FR1 और FR2 आपका मिल गया। अच्छा, रही बात एफबीडी की, तो एफबीडी में तो नॉर्मल वगैरह भी आएंगे, तो लगा देते हैं। जैसे M1 पे इधर धक्का मार रहा है F फोर्स, फिर ये M2 को धक्का मारेगा तो M2 वापस से M1 को धक्का मारेगा तो N नॉर्मल, और एक N इधर भी आएगा, दोनों एक दूसरे पे धक्का मारेंगे। फिर M2 दीवार को धक्का मार रहा है तो दीवार वापस से धक्का मारेगी, ये जो नॉर्मल आएगा वॉल की वजह से, तो ये एफबीडी बन गया। देखा, ये मैंने एक्स डायरेक्शन के फोर्स में तो काम ही नहीं आया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वो तो एफबीडी बनाने भी पूछा था इसलिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। भाई जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में है मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम म्यू इनटू एन से तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। पर यहाँ पे मैक्सिमम थोड़ा ना लग रहा है फ्रिक्शन, किसने बोला मैक्सिमम लग रहा है, यहाँ पे बस M1G लग रहा है। M1G लगेगा, फ्रिक्शन काम हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं, बैलेंस हो जाएंगे, है ना। आगे बात समझ में बढ़िया है ना। चलिए, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज द एंगल बिटवीन द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज द एंगल बिटवीन द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एक्टिंग और ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। कैसे, देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको कि मान लो एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है ना, और रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है और ब्लॉक पर आगे की साइड एक फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पर आगे की साइड एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और फोर्स F इतना है कि ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है। अगर ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है तो यहाँ जो फ्रिक्शन है वो बेशक कौन सा लग रहा होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल लग रहा होगा। ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव, ये ऐसे ही डिफाइन किया गया है, कौन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि किसी ब्लॉक पर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो। फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगता है ब्लॉक पर, जब ब्लॉक स्लिपिंग इज जस्ट स्टार्ट, राइट, स्लिपिंग इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है
अरे ऐसा ही होता है ना कि फोर्स पहले मान लो 0 है, फिर फोर्स को बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, नहीं चल रहा है ब्लॉक, नहीं चल रहा है ब्लॉक, नहीं चल रहा है, फिर एक वैसा मोमेंट आएगा जब आगे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर होता है। वो मोमेंट कब आता है? जब ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, राइट। और ऊपर की साइड लगेगा नॉर्मल, ऑब्वियस है, नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। तो देखो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है मैं समझाता हूँ कि नेट कांटेक्ट फोर्स, एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नेट कांटेक्ट और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन कंडीशन क्या है? कब? कौन सा एंगल? जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, राइट, या ब्लॉक अबाउट टू स्टार्ट, उस केस में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे टेन थीटा बराबर, यहाँ पे टेन थीटा क्या है? अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं? इसके लिए एक फिक्स हमने बना रखा है कि भाई इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। ऐसा बना रखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो टेन लैम्डा बराबर हो गया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू, ये आपको याद रखना है कि टेन लैम्डा बराबर होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल तो सेम ही रहता है, चाहे ये फोर्स लगे ना लगे, इतना लगे कि ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला हो या ब्लॉक मूव कर रहा हो, किसी भी कंडीशन में नॉर्मल तो सेम ही रहने वाला है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती रहती है, लेकिन हमें फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू रखनी है? मैक्सिमम वैल्यू, ये फिक्स है, ये फॉर्मूला है। मान लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? टेन लैम्डा बराबर फ्रिक्शन मैक्सिमम डिवाइड बाय एन। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होगी म्यू एस इंटू एन। अरे होगी कि नहीं होगी? यानी कि जो टेन लैम्डा है वो हमेशा कितना आएगा? म्यू एस के बराबर। तो हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा कितना हो गया? टेन इनवर्स म्यू एस। तो आपको कोई पूछे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। कब? जब फ्रिक्शन ब्लॉक पर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो तब। कोई पूछे अच्छा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले फॉर्मूला होता है टेन लैम्डा बराबर म्यू एस, यानी कि लैम्डा बराबर आ गया टेन इनवर्स म्यू एस, ये आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो, यही है, ये फिक्स डेफिनेशन है, ऐसे ही डिफाइन किया गया है और आंसर आता है टेन इनवर्स म्यू एस। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए, तो ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एक और एंगल डिफाइंड है, वो है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल क्या है देखो, पढ़ते हैं ध्यान से। तो एंगल है, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये किसके एंगल की बात की जा रही? मतलब एंगल ऑफ रिपोज कब डिफाइंड होगा? हमेशा इंक्लाइन प्लेन पर डिफाइंड होगा। इंक्लाइन प्लेन जानते हो ना, नततल। तो बेसिकली इस एंगल को बोल रहे हैं आप एंगल ऑफ रिपोज, फॉर विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब अगर कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर है और वो मोशन जस्ट स्टार्ट करने वाला है, फिसलना जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो उस वक्त जो एंगल है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ रिपोज रहेगा यहाँ, ऑब्वियस बात है, यहाँ थीटा को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। पर कब, किस स्थिति में डिफाइंड है ये मैं बताता हूँ आपको, यही तो हमें सीखना है। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से है, देखना ध्यान से ना, मतलब ऐसा है, ये मूवेबल है, ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है? मूवेबल है। समझ में आ रहा है? थीटा कम होता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? यस। तो क्या होगा बताओ? पहले ब्लॉक यहाँ पे रखा है तो ब्लॉक नहीं चल रहा होगा। फिर अब देखो, पहले तो ये ऐसे क्या होगा? थीटा बराबर 0। इस केस में क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे ब्लॉक रखा तो ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है,
तो वो चलेगा क्यों, नहीं चलेगा। फिर जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन को उठाते जा रहे हैं, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एमजी के कंपोनेंट आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं एमजी साइन थीटा, यानी कि ब्लॉक पर अब चलाने वाला फोर्स लगेगा, चलाने वाला फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन भी आएगा बचाने के लिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम इंक्लाइन प्लेन उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते, एमजी साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ब्लॉक जस्ट स्टार्ट कर देगा चलना। मतलब हम उठाते जा रहे हैं इसको, ब्लॉक नहीं चल रहा है, 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 पर एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक थीटा ऐसा आएगा जब ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। उसकी टेंडेंसी होगी कि हाँ बस अब फिसलने वाला है। अब अगर तुमने थीटा थोड़ा सा भी ऊपर किया तो ये फिसल जाएगा, राइट, क्योंकि एमजी साइन थीटा बढ़ता जा रहा है ना। जैसे जैसे हम प्लेन को उठाते जा रहे हैं तो जो कंपोनेंट है एमजी साइन थीटा, थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। 0 से 90 तक तो थीटा के साथ साइन थीटा बढ़ता है। तो वही बात है बस, तो समझ में आया। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल होता है जब उस पे रखा ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होता है, राइट। जैसे मान लो इस ब्लॉक का मास है m, और मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट करूं mg के, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, पर इससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अगर रफ नहीं होता तो फिर इतने तक उठता ही क्यों, पहले ही चलने लग जाता ब्लॉक, है ना। और इस पर पीछे क्या लग रहा होगा, इस पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस पे पीछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो जैसे जैसे हम इंक्लाइन प्लेन को ऊपर उठाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसको चलाने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा, राइट। थीटा बढ़ेगा वैसे एमजी साइन थीटा बढ़ेगा, तो पीछे जो फ्रिक्शन है बचाने वाला वो भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर उसकी एक लिमिट है, उसकी एक औकात है, किसकी, फ्रिक्शन जो पीछे उसको बचा रहा है, कितनी है उसकी लिमिट, उसकी लिमिट है फ्रिक्शन लिमिटिंग या फ्रिक्शन मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, राइट। भाई इसकी लिमिट कितनी है, म्यू एस इंटू एन लिमिट है। यहाँ पे ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, मतलब यहाँ पे एम जी साइन थीटा और म्यू एस एन बराबर हो गए। अगर एम जी साइन थीटा और म्यू एस एन बराबर हो गए, इसका मतलब मैं लिख देता हूं, एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल। अच्छा, एफ बी डी में एक फोर्स रह गया नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल हो गया एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी गया, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा बराबर म्यू एस, राइट। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज यानी थीटा का फॉर्मूला आ गया थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्या, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल है जहां पे ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो एंगल ऑफ रिपोज टेन थीटा। अरे बात समझ में आई। अच्छा, किसी भी इंक्लाइन प्लेन के लिए हम एंगल ऑफ रिपोज कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। मतलब उस इंक्लाइन प्लेन को धीरे 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 ऊपर उठाते जाते हैं, थीटा बढ़ाते जाते हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये ब्लॉक चलने लगता है, चलने, तो हम थीटा यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, टेन इनवर्स करते, तो उससे उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो मेथड है जो हम कर रहे हैं ये क्या है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एनी प्लेन। आप सोचते होंगे ना कि म्यू फाइंड कैसे किया, तो एक्चुअली म्यू फाइंड कैसे किया, यहाँ से किया। यहाँ से हम धीरे धीरे इसको उठा रहे हैं ऊपर, तो एक एंगल थीटा आया, जब ये ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट किया, वो थीटा की वैल्यू रखी तो म्यू की वैल्यू आ गई, राइट।
हॉरिजॉन्टल में ही ऐसे ही करते, मतलब प्लेन तो एक प्लेन ही रहेगा, चाहे उसको आप हॉरिजॉन्टल रखो चाहे वर्टिकल रखो, इनके बीच में जो म्यू है वो तो म्यू ही रहेगा, चाहे प्लेन हॉरिजॉन्टल रहे चाहे एंगल थीटा पे रहे। तो ये प्लेन का म्यू निकालने का मेथड है, वो हॉरिजॉन्टल में करते हैं, मतलब समझो अब। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल हो गया, जहां पे ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए। हम किसी भी प्लेन के लिए विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स म्यू एस, मतलब वहां का जो भी कॉफिशिएंट हमें फ्रिक्शन दे रखा है, अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे रखे हैं तो हमें यहाँ म्यू एस रखना है, और अगर दोनों सेम ही दे रखे हैं म्यू के बराबर तो फिर म्यू ही रखेंगे, तो वहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू हमें ये देगी कि यहाँ तक तो अगर एंगल थीटा या थीटा से कम है, अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा या थीटा से कम है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर नहीं चलेगा। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ये बात 100% कंफर्म हो जाएगी कि क्या, कि ब्लॉक चलेगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, हम इसको थीटा आर लिख लेते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिपोज, ठीक है, क्योंकि थीटा तो हम क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं थीटा आर से, ताकि हम आगे से फिर उसको थीटा आर लिख के बोल देंगे कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा आर से छोटा है या थीटा आर से बड़ा है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इस पे ब्लॉक फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज और। चलिए, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे मान लो कोई पुल बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है ना, ब्रिज बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं। तो ब्रिज जैसे बनते हैं, ये होते हैं। तो अपन एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कि इंक्लाइन प्लेन जैसा बन रहा है। चलो इसी को मैं देख रहा हूँ कि मान लो इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे बना रहे हैं अपन, कुछ ना कुछ एंगल जरूर जरूर बन रहा है यहाँ पे। ऐसे मान लो इंक्लाइन प्लेन एक ब्रिज आपने बनाया है, आप इंजीनियर बन गए हो और ब्रिज आपने बनाया है, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे खड़ा है कोई ट्रक, ठीक है, किसी ने भाई ने पार्क कर दिया यहाँ पे ट्रक, ठीक है। लेकिन जब जिस इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाया, उस इंजीनियर ने क्या किया कि जो यहाँ पे जो इंक्लाइन एंगल है थीटा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा, वो थीटा कर दिया ग्रेटर देन थीटा आर, मतलब रिपोज एंगल से बड़ा कर दिया, ठीक है। एक इंजीनियर था, नया नया इंजीनियर था, उसने क्या किया, थीटा को थीटा आर से बड़ा कर दिया, मतलब जो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा, वो इसके रिपोज एंगल से, भाई उसने ब्रिज बनाया है तो कौन सा डंबर यूज किया है, क्या मटेरियल यूज किया, उस हिसाब से कुछ ना कुछ इसका म्यू होगा, म्यू से इसने रिपोज निकाल सकते हैं अपन। दे रखा है हमें tan इनवर्स म्यू है, ठीक है, बड़ा कर दिया। अब बेचारे ट्रक जा रहा था, ऐसे ट्रक जा रहा था, ट्रक वाले को पता नहीं क्या सूझा, उसने कुछ काम आ गया उसको याद, उसने देखा कि कुछ सामान गिर तो नहीं गया, उसको लगा कुछ सामान गिर गया, तो उसने ट्रक को यहाँ पे पार्क कर दिया। पार्क मतलब यहाँ पे हैंड ब्रेक 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 लगा के और यहाँ पे खड़ा कर दिया ट्रक को, ठीक है। ट्रक को यहाँ खड़ा कर दिया, हैंड ब्रेक लगा रखे, सब काम कर रखा है। बताओ ट्रक यहाँ पे खड़ा रहेगा कि फिसलेगा नीचे? क्या ट्रक यहाँ पे ब्रेक लगा दिए तो क्या खड़ा रहेगा क्या, या फिसल जाएगा? तो यहाँ पे ट्रक खड़ा नहीं रह सकता, यहाँ पे ट्रक पार्क नहीं रह सकता, चाहे आपने कितनी भी ब्रेक लगा दिए, फिसलेगा वो। देखो ट्रक को हम एक ब्लॉक अज्यूम कर लें, ब्लॉक ब्लॉक के पास भी कोई इंजन नहीं होता है, राइट, ब्लॉक भी एक तरीके से ऐसा ही है जैसे, तो हमने ब्रेक लगा रखे हैं ट्रक के, ब्लॉक भी तो यही होता है कि ब्रेक लगा रखे हैं। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है तो ब्लॉक वहां पे रुक नहीं सकता, वो फिसलेगा ही, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन ही यही है कि जस्ट जब फिसलने वाला हो वो वाला एंगल, मतलब वो मैक्सिमम एंगल
जब तक ब्लॉक रुका रह सकता है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा एंगल है यहाँ तो है ना। तो यहाँ पे ट्रक फिसलेगा ही, मतलब कोई भी अपनी गाड़ी, चाहे ट्रक हो चाहे स्कूटर हो, कोई भी यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंजीनियर ने उसने बनाया उसने थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर कर दिया। तो हमेशा जब भी ब्रिज बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो थीटा है वहां पे वो शुड बी लेस देन थीटा रिपोज से छोटा हो, ताकि अगर किसी को वहां पे गाड़ी रोकनी पड़ी तो वो रोक सके, ये नहीं कि गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद भी वो फिसले जा रही है। अरे बात समझ में आई? तो इतना इंपॉर्टेंट है थीटा रिपोज निकालना, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल है कि उससे बड़े एंगल पर फिर कोई भी वहां पे पार्क नहीं कर सकता, वो फिसलेगा ही फिसलेगा, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है और यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है। हमें दे रखा है कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है देने का कि वो दे दे थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज। एक तरीका ये भी होता है, देखो हम थीटा रिपोज, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स म्यू एस, और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के सेम है तो म्यू, तो वो ऐसे भी दे सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर दे सकते हैं, या फिर वो ऐसे भी दे सकते हैं कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है। कैसे आया, देखो ऐसे आया, थीटा आर को मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स को मैं इधर ले गया तो बन गया tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। तो अगर ये लिख रहा है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, उसका मतलब भी ये है, ये क्या, कि जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा? अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक लगेगा, और फिर आपको अगर ब्लॉक स्लाइड करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तीनों चीजें निकालनी है, जल्दी से बताओ, एक साथ आंसर देने तीनों के कॉमा लगा के। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज, मतलब एंगल जो है इंक्लाइन प्लेन का वो रिपोज एंगल से ज्यादा है। अभी अभी वही सीख रहे थे हम कि इस केस में ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो आंसर हो गया यस। अब अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन इस पे लगेगा, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा। स्टैटिक कब लगता है, जब स्लाइड नहीं करता है। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कितना लगेगा, और फिर एक्सलेशन निकाल लेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ब्लॉक का एफ बी डी। तो ये बना दिया मैंने इंक्लाइन प्लेन और ये बना दिया मैंने एफ बी डी, ठीक है। अब मैं इस पे लगा देता हूँ फोर्सेस। तो नीचे लगेगा एम जी, तो एम जी का कंपोनेंट किया तो इधर तो लगा एम जी कॉस थीटा, और ये लगा एम जी साइन थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और पीछे की साइड लगेगा फ्रिक्शन, और वो भी कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है वो भी देखते हैं। चलो यहाँ साइड में निकाल लेता हूं मैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू तो सेम ही है, म्यू एस और म्यू के, तो म्यू के हो जाएगा यहाँ पे म्यू, और नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। मतलब पीछे कितना फोर्स लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूंगा तो एक्सेलरेशन तो आगे आएगा, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कौन सी, एफ नेट बराबर एम ए वाली, उसी से निकलेगा एक्सेलरेशन। तो एफ नेट बराबर एम ए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए मैंने लिखा, तो एफ नेट हो गया एम जी साइन थीटा आगे लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे लग रहा है, वो लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए। एम सबसे कट गया तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इस तरीके से एक्सेलरेशन आ गया। करिए, क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है वो एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है 37 डिग्री और म्यू दे रखा है 0.5। पहले तो आपको बताना है कि क्या ये स्लाइड करेगा, और अगर ये स्लाइड करता है तो ये बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लेगा। लेंथ दे रखी है, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है 10 मीटर। करूँ
चलिए तो चेक करते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चलने की कंडीशन क्या है? चलने की कंडीशन है कि जो थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए, और फिर मैंने बताया था उसको सॉल्व करके एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू रख के कि अगर टेन थीटा अगर ग्रेटर देन हो गया म्यू के तो मतलब चलेगा। ये रिलेशन कैसे निकाला है? ये रिलेशन यहीं से निकाला है कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है वो रिपोज एंगल से अगर ज्यादा है तो ब्लॉक चलेगा। और थीटा आर का मैंने फॉर्मूला रख दिया, थीटा आर होता है टेन इनवर्स म्यू एस। टेन इनवर्स इधर गया तो ये बन गया टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। तो अगर टेन थीटा म्यू एस से ज्यादा है तो ब्लॉक चलेगा। अब यहाँ पे थीटा कितना है 37 डिग्री, तो टेन 37 डिग्री कितना हो गया देख लेते हैं एक बार। तो टेन 37 इज ग्रेटर देन म्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0.5। तो ये चेक करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आएगा ही आएगा, ये चेक करना है। तो टेन 37 है 3/4 और इधर है 0.5। तो यहाँ पे हम अभी साइन नहीं लगा रहे हैं कि ये तो हमें चेक करना है। हाँ, अगर टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस होगा तो ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, ये कंडीशन तो है। थीटा की जगह रखा 0.5 रखा, टेन थीटा की तो 3/4, तो ये कितना हो गया 3/4 मतलब होता है 0.75 और ये है 0.5। तो इसका मतलब आ गया कि टेन थीटा जो है वो 0.5 से ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में ब्लॉक चलेगा। अब टाइम निकाल दो। अब हम निकालेंगे टाइम, तो पहुंचने में समय कितना लगा। तो समय निकालना है तो हमें पता है एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, रिलीज किया है यहाँ से, जस्ट रिलीज किया है। तो वही इस पे फोर्स आगे की साइड लगेगा एम जी साइन थीटा, नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक, ऊपर लगेगा नॉर्मल। और यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो अभी अभी आया था वही आएगा, यही सवाल तो था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ पे हम थीटा और सबकी वैल्यू रख के हम ए निकाल सकते हैं। जी को कॉमन ले लेते हैं, 10 साइन 37 हो जाएगा 3/5, म्यू है 1/2 और कॉस 37 हो जाएगा 4/5। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 2/5, तो 1/5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अगर हम किसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्मूथ सरफेस होती, तो एक्सलेशन कितना आता, एक्सलेशन आता जी साइन थीटा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से पीछे माइनस हो गया म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो वो जी साइन थीटा से कम कर दिया उसने। खैर, अब हमें निकालना है टाइम, तो हमें पता है कौन सी इक्वेशन लगानी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है 10 मीटर का है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 है, टाइम हमें निकालना है। तो टी बराबर आ गया √10 सेकेंड। चलिए कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको u वेलोसिटी से नीचे से प्रोजेक्ट कर दिया है। अच्छा, सरफेस रफ है यानी कि फ्रिक्शन है म्यू। आपको बताना है कि ये ब्लॉक कितना ऊपर तक जाएगा, रुकने से पहले कितना ऊपर जाएगा। भाई रुकेगा तो सही, ये बात तो पक्की बात है, क्योंकि नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे एक तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक प्लस एम जी साइन थीटा, नीचे दो दो फोर्स लगेंगे। तो आपको बताना है कि कितना ऊपर तक जाएगा रुकने से पहले, जल्दी से करो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें एफबीडी बनाना है। चलिए एफबीडी हम डायरेक्टली, अच्छा बताओ क्या इसमें डायरेक्टली एक्सलेशन में लिख दूं क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि अभी पिछले में भी तो ऐसे ही था, इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे थे, तो क्या आ रहा था एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन में लिख दूं क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कौन कौन कह रहा है कि हाँ ये लिख सकते हैं, कौन कौन कह रहा है कि नहीं लिख सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इस बार जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा,
लेकिन वो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी नीचे की साइड, इधर की साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन एक इंटेलिजेंट फोर्स है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट फोर्स है, वो तो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। तो इसमें नीचे की साइड ही लगेगा एम जी साइन थीटा। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन कभी इस बात पे निर्भर नहीं करता कि फोर्स किधर लग रहा है, वो डिपेंड करता है कि टेंडेंसी या फिर चल किधर रहा है, वो टेंडेंसी किधर है उसके मूव करने की, या मूव किधर कर रहा है। अगर टेंडेंसी की बात होती है तो स्टैटिक लगता है, और यहाँ पे अगर मूव ही कर रहा है, रिलेटिव मोशन इसका ऊपर है इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा इस तरीके से। फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन तो इसका नीचे की तरफ ही आएगा, क्यों, जब सारे फोर्स ही नीचे लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो नीचे आना ही है। मतलब वेलोसिटी के अपोजिट आएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे आएगा, तभी तो ये जाके रुक रहा है। तभी तो पूछा गया है आपसे कि कहाँ जाके रुकेगा, और आपको पता भी, फील भी हो रहा है कि अगर हम किसी ब्लॉक को इस तरह से ऊपर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ही। उसका कारण यही है कि सारे फोर्स ही नीचे लग रहे हैं, एक्सेलरेशन भी नीचे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे एफ नेट बराबर एम ए, एम डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा, और इसको आप डिवाइड कर दोगे मास से, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, मतलब प्लस आ गया यहाँ पे। इसलिए आपको फ्रिक्शन में दिमाग लगाना पड़ता है, आप याद करके काम नहीं कर सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से फ्रिक्शन नीचे है, से फिर इक्वेशन लिखी, फिर आंसर आया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गया तो अब सवाल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें निकालना कितना चला, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है यू स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में लिखूंगा जो भी इधर आया, बी माइनस ए एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2, एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब रुकने से पहले ब्लॉक कितना चलेगा, बताओ, समझ आया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें ये पढ़ लो और करो, मेरे को तो आंसर बताओ, ए बी सी डी में से क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर ए है। कैसे, तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि tan थीटा इज लेस देन म्यू। इसका मतलब क्या है, अगर tan थीटा म्यू से छोटा है मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा। आप देखना, भी पिछले सालों मैंने बताया है कि अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होता है मतलब चलेगा। इसका मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, और उल्टा है तो फिर उल्टा है, नहीं चलेगा, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये नहीं चलेगा, मतलब ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इस पे नीचे की साइड फोर्स तो लगेगा जो इसे चलाना चाहता है। इसे चलाना कितना फोर्स चाहता है, इसको चलाना चाहता है एम जी साइन थीटा, ये फोर्स इसे चलाना चाहता है। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इसको बचाएगा, क्योंकि चल तो नहीं रहा है, ऐसा हमें कंडीशन दी हुई है ऑलरेडी कि चल तो नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है मतलब रुका हुआ है, तो रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो ऑब्वियस है जो फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन अब उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बराबर हो गए। तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। ये आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, उस पर, अच्छा, tan थीटा इज लेस देन म्यू दे रखा है, तो आपको बताना है कि फाइंड एफ, एफ की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ब्लॉक ऊपर चलने लगे। चलिए, ये ऑप्शन है आपके। ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इज लेस देन म्यू दे रखा है, एफ की मिनिमम वैल्यू जिससे ब्लॉक ऊपर चलने लगे, ए बी सी डी। अच्छा, फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस का म्यू। करो, चलिए करते हैं, करते हैं, है ना। चलो, तो
सबसे पहले जैसा कि हमें दे रखा है tan थीटा इज लेस देन म्यू, मतलब ब्लॉक को अगर हमने इस इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया और कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे ना, कोई फोर्स नहीं, बस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, तो क्या ये नीचे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम एफ ऊपर लगा रहे हैं और ब्लॉक हमें ऊपर चलाना है, अप द इंक्लाइन ऊपर चलाना है, तो कितना फोर्स एफ मिनिमम से मिनिमम लगाना पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि अगर हमें फोर्स एफ चलाना है ऊपर की तरफ, तो देखना अगर ब्लॉक ऊपर की ओर चलने के लिए प्रेरित है, उसकी प्रवृत्ति ऊपर चलने की, तो इसमें जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन इसमें नीचे की तरफ हमें लगाना पड़ेगा। इस तरीके से फ्रिक्शन हमें इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक किधर चलना चाहता है? ब्लॉक ऊपर चलना चाहता है। और एक और फोर्स तो लगेगा ही, एम जी साइन थीटा। तो मतलब कुल मिला के दो फोर्स लग रहे हैं इस पे पीछे की तरफ, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। कि अगर हमें आगे चलाना चाहते हैं तो कम से कम हमें इतना बल लगाना पड़ेगा कि ये एम जी साइन थीटा को ओवरकम कर ले और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर ले। तो इसकी ये जस्ट मूव करने लगेगा ऊपर। हाँ, उससे ज्यादा तो हम कितना भी लगाएं। तो कैसे करते हैं हम सवालों को? देखो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया? चलाना, यहाँ पे चलाना है ना, हमें ऊपर चलाना है, तो ऊपर चलाना है तो फ्रिक्शन लग गया नीचे, और एफ हो गया यहाँ पे चलाने वाला फोर्स, और एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर मैक्सिमम हो गए यहाँ पे बचाने वाले फोर्स, जो इसको चलने नहीं देना चाह रहे हैं। ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो चलाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सॉरी ये एफ है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। भाई हम चाहते हैं कि ब्लॉक चले तो चलाने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो एम जी साइन थीटा तो एम जी साइन थीटा ही है। फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे म्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये एफ आ गया। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम की बात करें तो एफ मिनिमम हो जाएगा मिनिमम एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब बी। देख लो, चलिए ये क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। tan थीटा इज लेस देन म्यू दे रखा है, इस बार फोर्स ऊपर की जगह नीचे लग रहा है, और आपसे ये पूछा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट जो ब्लॉक है डाउन द इंक्लाइन मूव करे। पुश कर रहे हैं इसमें सर, पुल की जगह पुश आ जाएगा। पुश द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन, मिनिमम एफ बताना, करिए। tan थीटा लेस देन म्यू दे रखा है। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन है, वहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan थीटा इज लेस देन म्यू है, मतलब ये अपने आप तो नहीं चलेगा, इसे नीचे चलाने के लिए हमें धक्का तो देना पड़ेगा। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम कितना धक्का दें कि नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो ऑब्वियस है एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन थोड़ा ना बदलेगी, वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा एम जी साइन थीटा, लेकिन इस बार इसके चलने की टेंडेंसी किधर है? नीचे की तरफ है इसके चलने की टेंडेंसी, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? हमें फ्रिक्शन इसमें पीछे लगाना पड़ेगा। कितना? वही एफ आर मैक्सिमम। तो इस बार इसमें चलाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? इस बार एम जी साइन थीटा इसको चलाना चाहता है, क्योंकि देखो डाउन द इंक्लाइन मूव करा रहे हैं अपन, तो नीचे चलाना है, तो नीचे जो जो फोर्स धक्का मार रहे हैं वो तो इसको चलाना चाहते हैं। और बचाने वाला फोर्स कौन सा है इसमें? इस बार अकेला फ्रिक्शन फोर्स इसको बचाना चाहता है। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इक्वेशन लिखेंगे कि चलाने वाले फोर्स यानी कि एम जी साइन थीटा प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे। ठीक है, और
पिछले सवाल में क्या लिखा था हमने, इक्वेशन ये लिखी थी कि एफ शुड बी ग्रेटर देन दिस दिस, तो कंडीशन हमें याद नहीं रखनी, कंडीशन हमें सिचुएशन के हिसाब से बनानी है, ठीक। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे तो बन जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू एस होता है, यहाँ पे म्यू सेम ही है, म्यू म्यू तो होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, एफ हमें निकालना है तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, तो एफ मिनिमम बराबर आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। पूछो कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रखा है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, एक फोर्स हमने इस तरीके से लगाया, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू है इस बार, तो आपको फोर्स की रेंज बतानी है जिसके लिए ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए। बात समझ में आई? तो इसमें आंसर इस तरीके से आएगा, फोर्स विल बी ग्रेटर देन 2 न्यूटन एंड लेस देन 5 न्यूटन, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर फोर्स इसमें 2 न्यूटन से कम हो गया, मतलब हमने सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाया, तो ब्लॉक नीचे फिसलने लगेगा, और ब्लॉक हमने कुछ जरूरत से ज्यादा लगा दिया तो ब्लॉक ऊपर खिसकने लगेगा। तो ब्लॉक इसमें एक आंसर, तो इसमें फोर्स का एक आंसर आएगा इस तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, मतलब इसकी अगर हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो ब्लॉक अपने आप नीचे आएगा, अपने आप, क्योंकि tan थीटा ज्यादा है म्यू से। तो हमें एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि नीचे ना फिसले, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा ना लग जाए और ये ऊपर खिसकने लग जाए। समझ में आई बात? तो इसमें बेसिकली दो केस बनेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि व्हेन, मतलब पहले हम देखेंगे कि इसको ऊपर फिसलने से बचाना है, ऊपर की साइड, अप द इंक्लाइन, मतलब पहले केस में हमें ये बचाना है कि ऊपर ना फिसले, मतलब इसमें टेंडेंसी किधर है फिसलने की, ऊपर, टेंडेंसी किधर है फिसलने की, ऊपर। तो यहाँ पे जब एफबीडी हम बनाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें, अच्छा फोर्स तो नीचे से ऊपर लग रहा है, मतलब फोर्स तो ऊपर ही लग रहा है ना, पर फिसलने की टेंडेंसी किधर है, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें, फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम, और एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा, वो तो हमेशा नीचे लगता है। तो हमें फिसलने से बचाना है, ये ध्यान रखें, हमें फिसलने से बचाना है। तो इस बार जो बचाने वाले फोर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और जो फिसलाने वाला फोर्स है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब द इंक्लाइन फिसलने की टेंडेंसी है, ऊपर फिसलने की इसकी टेंडेंसी है, उस हिसाब से हमने एफबीडी बनाया। तो इसमें फिसलाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ, और बचाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एम जी साइन थीटा एंड फ्रिक्शन। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा कि एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू should be greater than or equal to than force, तभी तो फिसलने से बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बचाने वाले फोर्स हैं, ये बचा रहे हैं, और एफ क्या कर रहा है, इसको फिसला रहा है, क्योंकि हमने टेंडेंसी किधर मानी है फिसलने की, ऊपर, तो जो ऊपर की साइड लग रहे हैं वो तो फिसलाने वाले फोर्स हैं, चलाने वाले, और ये कौन से, बचाने वाले। तो हम इक्विलिब्रियम चाहते तो बचाने वाले ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ से एक सिंपल हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस है कि डाउन द इंक्लाइन, अगर टेंडेंसी हम माने नीचे फिसलने की, तो ऐसा एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। फोर्स एफ तो ऊपर ही लग रहा है, पर इस बार फिसलने की टेंडेंसी इसकी नीचे की है, तो फ्रिक्शन इसमें इस बार ऊपर आएगा, और एम जी साइन थीटा तो नीचे लगता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें फिसलाने वाला फोर्स कौन सा है। अगर हम टेंडेंसी नीचे की साइड फिसलने की मान रहे हैं, तो इस बार फिसलाने वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा है। ये एम जी साइन थीटा इसको फिसलाना चाहता है, ये चाहता है कि ब्लॉक नीचे आ जाए, लेकिन इसको बचा कौन रहे हैं इस बार, ये दोनों बचा रहे हैं, फ्रिक्शन बचा रहा है और ये फोर्स भी एफ भी इसको बचा रहा है। मतलब ये तो हो गया चलाने वाला फोर्स,
और ये हो गया बचाने वाले फोर्स। तो बचाने वाले फोर्स ज्यादा होने चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हम लिखेंगे F प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से साफ साफ आ गया कि F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो देखो अगर आप इन दोनों जो रिजल्ट है उनको देखोगे तो यहाँ पे तो फोर्स, ये तो ये कह रहा है कि जो F है वो इससे तो कम होना चाहिए और जो F है इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो अगर हम F बोलें कि F कितना होना चाहिए, तो F शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ये आंसर आ गया। तो ऐसा हमें सोचना पड़ता है पूरा खुद से। वैसे तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दी थी कि रेंज आएगी फोर्स की, लेकिन आप फिर भी सोचना पड़ता है कि अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, फोर्स लगा रहे हैं, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, तो अपने आप नीचे आएगा, तो फोर्स इतना लगाओ कि रुका रहे लेकिन ज्यादा भी नहीं लग जाए कि ऊपर चलने लग जाए, राइट। इस तरीके से समझ गए क्या?